नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सोचिए, जब आतंकी मारने आते हैं ना, तब उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब इन्हीं आतंकवादियों की धरपकड़ होती है तो इनका धर्म होता है, तब धर्म याद आ जाता है। मतलब एक और सवाल है कि कश्मीर में हिंदू हत्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना के 5-5 जवान शहीद हो जाए, किसी को कोई दर्द नहीं होता। कश्मीर के लिए बहते सेना के खून पर कोई तकलीफ नहीं होती। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो, सिखों की हत्या हो, सुपिंदर कौर की हत्या, कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, आतंक के खिलाफ कार्रवाई होती है ना, आतंकियों की सफाई का काम शुरू होता है ना, धरपकड़ शुरू होती है ना, संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा जाता है ना, आंसू बहने लगते हैं। सेना को, देश को नतीजे भुगतने की धमकी दी जाती है। वही जहरीली सोच है जो देश को झुकाने का काम कर रही है। इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महबूबा मुफ्ती, ध्यान से सुनिएगा, कैसे देश को, सेना को, सुरक्षा बलों को सबक सिखाने की धमकी दे रही हैं। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, सेना के 5-5 जवान को शहीद किया गया, और अब जब सेना बदला ले रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए आप। वो जरूर जम्मू कश्मीर में दोबारा जुल्म सितम का जो है एक और दोबारा आगाज करेंगे, जिसमें पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को बंद किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के नाम जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, वो कहाँ के हैं, उनका कसूर क्या है, उनके खिलाफ सबूत क्या है। अब इनको सबूत चाहिए कि सेना धरपकड़ क्यों कर रही है, पुलिस धरपकड़ क्यों कर रही है, क्या करे, आतंकियों को छोड़ दे सेना। मतलब आपको महसूस नहीं हुआ कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान में आतंकवादियों के लिए कवर फायर है कि भाई कार्रवाई क्यों की जा रही है, आतंकवादियों के खिलाफ क्यों धरपकड़ की जा रही है, सुरक्षा बलों को एक तरीके की धमकी है, देश को नतीजे भुगतने की चेतावनी है। क्या आपने कभी महसूस किया कि महबूबा को ऐसा दर्द कश्मीरी पंडितों के लिए हुआ हो? ये वही महबूबा है जिनके लिए आतंकवादी बुरहान वाली शहीद था। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो घाटी में 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में रखे जाने का भ्रम फैला रही है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने 11 अक्टूबर को आतंकवादियों से सेना की तुलना की थी और आतंकवादियों को यह कहकर जायज ठहराने की कोशिश की थी कि मुल्क की गोली से कोई मरे तो ठीक। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा, मुल्क की गोली से, देश की गोली से कोई मरे तो ठीक, लेकिन कोई आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे? क्या ये आम लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को जायज ठहराने की कोशिश नहीं है? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हरबख्श सिंह, पीडीपी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि आज सवाल पीडीपी से ज्यादा है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे हरबख्श सिंह। इरफान हाफिज लोन, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर की एक आवाज है, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एमएस बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से एमएस बिट्टा साहब है, और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जो कि राज्यसभा सांसद है, वो भी होंगे मेरे साथ। फिलहाल इरफान हाफिज लोन आपको नजर आ रहे हैं और एमएस बिट्टा साहब आपको नजर आ रहे हैं। लोन साहब, मैं पहले आपसे शुरू कर लेता हूं। तो क्या आतंकियों को छोड़ दे सेना, कार्रवाई ना करे? देखिए, आप तोड़ मरोड़ के, यही तो है, तभी तो आपका नाम पड़ा है गोदी मीडिया, क्योंकि आप जो हकीकत है उसको सामने नहीं रखते हैं। पूरे विश्व में अब आपको गोदी मीडिया माना जाता है। हम आपसे कहते हैं कि जो भी खून बहता है, ये खून रुकना चाहिए। और आपका मुझे याद है, आप चिल्लाते थे, हमारे साथ झगड़ते थे कि देखिए 370 35 से हट गया, सरकार का मानना है कश्मीर सुलझ गया, कुछ नहीं अब होगा, सब ठीक ठाक होगा। मुझे आप बताइए, आप 370 चला गया, 35 से आपने हटाया, राज्य का दर्जा खत्म किया, गैर कानूनी तौर मंगल सिंह की तरह डाका डाला हमारी पहचान पे, क्या खून रुक रहा है? कल आपने देखा यहाँ पर 5 सेना के लोग, हमारे पिछले कुछ समय में 28-29 सिविलियन मारे गए। मैंने कल देखा, आपने उस पर चर्चा नहीं की। दुख की बात है कि ये परवेज गोजर एक नाके में मारा गया और वहां पर नाके वाले कहते हैं हमें शक हुआ तो मार दिया, सेल्फ डिफेंस में मार दिया हमने। अब शर्म नहीं आती आपने उस परवेज गोजर, जिसके 2 छोटी बच्चियां हैं और उसकी जो वाइफ है वो गर्भवती है, उस पे आपने बात नहीं की। तो कौन कहता है आप ना लड़े इसके खिलाफ अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है? लेकिन अमन जी, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। जी जी, आप यहाँ पर जो कर रहे ऐसा हैं, करते हैं, महबूबा मुफ्ती, कोई भी किसी का अधिकार है, मेरे हिसाब से आपको
देखिए एक सलाह है इरफान हाफिज लोन, थोड़े से आंसू बचा कर रखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तो ये एक शमसुद्दीन सोफी मारा गया है, ये आतंकवादी मुख्तार शाह, इम्तियाज अहमद डार, साथ साथ अभी थोड़े से आंसू बचा कर रखिए। और हाँ, ये गोदी वाले सवाल पर ना, आतंकियों की गोद में बैठने से अच्छा है सेना की गोद में बैठता हूँ। मैं तो सेना की गोद में बैठता हूँ इरफान हाफिज लोन, आतंकियों की गोद में बैठने से बहुत अच्छा है। थोड़े आंसू बचा कर रखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, अभी 7 मारे हैं, एक शमसुद्दीन सोफी को आज और निपटा दिया, एक और आपका जो भाई है ना जिस पर आप आंसू बातें, थोड़े आंसू बचा कर रखिए, अभी बहुत रोना है। आप लोगों का रोना धोना चलता रहेगा, आतंकी मरते रहेंगे, जो बंदूक उठाएगा सीधे ऊपर जाएगा और सेना कार्रवाई करेगी। 7 मारे हैं, शमसुद्दीन सोफी मारा गया, मुख्तार शाह मारा गया, वीरेंद्र पासवान को मारने वाला मारा गया, इम्तियाज अहमद डार मारा गया। आप लोग रोते रहिए। बिट्टा जी, एमएस बिट्टा, फिर सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही पीडीपी का पक्ष जो है हरबख्श सिंह। अच्छा हरबख्श जी आप आ गए हैं, मैं एक बार हरबख्श जी के पास चला जाता हूं, उसके बाद मैं बिट्टा जी आपके पास आऊंगा। हरबख्श जी स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में, देश नहीं झुकने देंगे शो का नाम है, स्वागत है आपका। कैसे मतलब मैं जानना चाह रहा था, जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि नतीजे खतरनाक होंगे और कीमत चुकानी पड़ेगी, कैसे, क्या नतीजे, क्या करेंगे आप? और बिंद्रू होंगे और सुपिंदर कौर होंगी, क्या क्या करेंगे महबूबा मुफ्ती, क्या करेंगे आप लोग? अमन जी ये जो प्रिवोकिंग शुरू, मेरी बात सुनना पहले 1-2 मिनट। जो ये शाम को चैनलों पे प्रिवोकिंग होती है ना, जैसे कहा गया 370 हुआ, एक पत्थर नहीं चला, एक गोली नहीं चली, प्रिवोक किया सिस्टम को। और जो मिनिस्टर वगैरह यहाँ हमारे आजकल आए, 28 मिनिस्टरों का विजिट था, सारी सिक्योरिटी उनके तामझाम में लगी थी और सिविलियन किलिंग्स हुई। और जो ये सिविलियन किलिंग्स हुई, आप तो वहां बैठ के स्टेडियम में सारे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन ये सुपिंदर कौर जी हूँ, चाहे हमारे पंडित जी, अपने मुंह से सुपिंदर कौर का नाम मत लीजिए। आप लोग नौटंकी करते हैं उनके घर जाके, आप लोग नौटंकी करते हैं, ये फर्जी सहानुभूति है। महबूबा मुफ्ती जाई उनके घर, उनको बोल कर आई कि बाहर आके आपके हत्यारों को बचाऊंगी मैं। ये आपके मुंह से सुपिंदर कौर का नाम मत लीजिए, मैं भी उनके घर गया था। हरबख्श जी अब क्योंकि आप लोग फर्जी सहानुभूति और नौटंकी के चक्कर में उनके घर जाते हैं। महबूबा मुफ्ती उनके घर गई, फिर उनके हत्यारों को क्यों बचा रहे हैं आप लोग? क्यों बोलते हैं कि आतंकियों को ना पकड़ो, ना गिरफ्तार करो? आप मुझे बताइए, जो कल फौजी शहीद हुए उनके बापों को आप खालिस्तानी बोलते हो? किसको खालिस्तानी बोल दिया? किसने बोल दिया? टॉपिक पर रहिए ना। सुपिंदर कौर के घर गए थे, सुपिंदर कौर के घर गई थी महबूबा मुफ्ती, घड़ियाली आंसू फर्जी नौटंकी करने के लिए गई थी। जब बाहर आकर सुपिंदर कौर के हत्यारों को आप लोग बचाते हैं, सुपिंदर कौर के हत्यारों को आप लोग बचाते हैं, तो घर क्यों जाते हैं नौटंकी करने? 21 साल हो गए चिटी सिंहपुरा मैसेकर को, आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसआईटी नहीं बिठाई। आज तक चिटी सिंहपुरा के कत्लेआम के बारे में ये नहीं बोला गया कि कत्ल किसने किया है, अननोन गनमैन कौन है। आप लोग डिक्लेयर कीजिए, एजेंसीज डिक्लेयर करिए अननोन गनमैन कौन है। आप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, पीडीपी में होते हुए, बड़ी चीज है ये। आप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोल पा रहे हैं पीडीपी में रहते हुए, ये वाकई बड़ी चीज है। क्योंकि आप छत्तीस सिंह पुरा का जिक्र कर रहे हैं, आप 90 का भी करेंगे, अब 21 का भी आप करेंगे, उसकी बात कीजिए। तो यहाँ क्यों आपकी जबान, यहाँ क्यों नहीं बोल पाते हैं आप? सुपिंदर कौर के हत्यारों को क्यों बचा रहे हैं? पकड़िए, अंदर डालिए। वही हाल होना चाहिए इन लोगों का जो इन्होंने सुपिंदर कौर के साथ किया, मक्खनलाल बिंद्रू के साथ किया, जो सेना के 5 जवानों के साथ किया। जो बंदूक उठाएगा ऊपर जाएगा, सेना के साथ बात खत्म। आप लोग कहते हैं गिरफ्तारियां मत करिए। मिला सिखों को, महजूर नगर के कातलों को आज तक आपने फांसी दी, आप सुपिंदर कौर के हत्यारों को फांसी दीजिए, डिक्लेयर कीजिए। हरबख्श जी देखिए, पहले तो हरबख्श जी मुझे आज बहुत अच्छा लगा, हरबख्श जी मेरी बात सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए। हरबख्श जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीडीपी में होते हुए आप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हाँ, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि यहां आप नहीं बोल रहे हैं, यहां आप बोल रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया है, इनको छोड़ो नहीं तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आप सेना को धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस्लामिक आतंकवाद से आप लोगों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। इसी इस्लामिक आतंकवादियों ने, मैं तो इस्लामिक आक्रांता, इस्लामिक आतंकवादियों ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया था।
शीशगंज गुरुद्वारा। आप मुझे बताइए, तो ये आप इस्लामिक मुझे आतंकवाद बताइए, वाली सोच, और आज भी वही आपने सोच है बोले कि जो वो सिख भूखा सुपिंदर बादशाह कौर के साथ इन चुनाव इस्लामिक हुआ, आतंकवादियों ने किया है। 84 में सुधांशु सिखों के त्रिवेदी, साथ हुआ, जो कल किसानों के साथ हुआ, अब वो किसान कौन से कहां से आतंकवादी आ गए है? सर? वही रहिए आप, ओ, मेरी किसान बात कहां सुनिए, से आ गए? मेरी बात चलिए सुनिए, ठीक है। अमन जी। कल त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप लोग धरपकड़ कर रहे हैं इन संदिग्ध आतंकवादियों की, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, बड़ी कीमत चुकानी होगी और नतीजे खतरनाक होंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं उसमें कोई गलत नहीं है, उनके दिल की आरजू है, क्योंकि नतीजे उनके लिए अच्छे नहीं हो रहे हैं, नतीजे उन्हें चुकाने पड़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। याद करिए, इससे पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, उससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता कितने जलवाए जलाल के साथ दिल्ली आते थे, रेड कारपेट वेलकम के साथ। अब आते हैं ईडी के सम्मन पे, एनआईए के सामने पेशी करने, और भारत सरकार ने उनसे धेले भर की बात नहीं की 7.5 साल में, ना पाकिस्तान से बात करने दी। मुश्किल तो उनके लिए है। और महबूबा जी से तो मैं हरबंस जी से पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, महबूबा जी क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जब धारा 370 हटी थी, तो वो अपना एक कश्मीर का झंडा लेके खड़ी थी कि आईन से हमें एक झंडा मिला था, निशान मिला था, जब तक ये निशान हमें वापस नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसे नहीं मानेंगे। यानी एक झंडा जो हुआ करता था। मैं उनसे चुनौती से पूछता हूं, कश्मीर में जितने आंदोलन हुए उसमें वो कश्मीर का जो पुराना झंडा था उसकी एक तस्वीर दिखा दें, एक तस्वीर दिखा दे। झंडा सिर्फ आईएसआईएस का दिखता था, झंडा सिर्फ पाकिस्तान का दिखता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में पुराना कश्मीर का झंडा दिखा रही है। यह होती है असली चरित्र कुछ और दिखाना कुछ और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। तो इन लोगों को दिल्ली भी तो आप ही लोग यही बुलाते हैं महबूबा चर्चा के लिए मुफ्ती कश्मीर पर। मुझे याद है 7 लोक कल्याण मार्ग में भी बाहर खड़ा था, इनको रेड कारपेट वेलकम देकर इनको दिल्ली आप ही लोग बुलाते हैं। त्रिवेदी जी, इनका असली रंग पता है ना, चाल चरित्र चेहरा पता है। देखिए अमन जी, हम बिल्कुल एक बात बता रहे हैं, हमने आज तक कभी हुर्रियत के किसी नेता को बुलाया हो तो बताइए। हाँ, पीडीपी के साथ बुलाया क्या? उनके साथ तो हमने गठबंधन सरकार बनाई थी। देश के हित में हमने एक प्रयोग किया था जो पूरी तरह गलत हुआ, और प्रधानमंत्री स्वयं 2019 में बोल चुके हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं कि वो महामिलावट थी और हम उसको सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। मगर आप याद करिए, पीडीपी के साथ गठबंधन रहते हुए भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था। पीडीपी के साथ गठबंधन रहते हुए भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे ईडी के केसेस चल रहे थे। पीडीपी के साथ गठबंधन होते हुए भी एनआईए के ऊपर केसेस चल रहे थे। बुलाते हैं आप लोग जब आपको इनकी सोच पता है। त्रिवेदी जी, मेरा सवाल सुनिए, सरकार बनाई नहीं बनाई वो मेरा सवाल नहीं था। मुझे आज भी याद है, कुछ महीने पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पर इनको रेड कारपेट बिछा कर इन लोगों को, पहले तो इनको अंदर ही रहने देते तो बेटर था, ये अंदर रहते तो हालात बेहतर थे। जब से बाहर आए तब से जो है घाटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबको पता है। त्रिवेदी जी, सवाल ये है, जब इनके विचार आपको पता है तो इनको दिल्ली क्यों बुलाते हैं? क्यों रेड कारपेट वेलकम देकर 7 लोक कल्याण मार्ग में इनके साथ चर्चा करते हैं? देखिए, जब हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी विचारधारा रही हो या हमारी सरकार की एक उदारवादी सोच थी कि भाई आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पीडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भले उनकी विचारधारा से हमारा घनघोर मतभेद है, परंतु आप ये बात देखिए ना, हमारी सरकार ने आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पे रत्ती भर भी कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। और यही कारण, मैं एक और बात याद दिला दूं, महबूबा जी तो बोलती थी ना कि भाई वो पड़ोसी से, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आज हालत क्या है? जब धारा 370 हटी तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पाकिस्तान ने, और चाइना ने भी पूरा जोर लगा लिया। यूनाइटेड नेशंस में एक बिंदु का भी प्रस्ताव नहीं ला पाए। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भारत पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के उसमें सम्मेलन में भी जाकर बतौर स्पेशल गेस्ट भाषण भी देकर चला आया। इसका मतलब ये यहां कुछ भी कहते रहे, जो मोदी सरकार की कूटनीति और सुरक्षा नीति दोनों कश्मीर को लेकर बहुत सुदृढ़, नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वो तो इसलिए त्रिवेदी जी, इनकी धमकियों को गंभीरता से इसलिए लेने की जरूरत है। एक ट्रेंड है कि जब वो 370 या ऐसे 370 को लेकर बयान ऐसा कुछ बोलती है तो घाटी में कुछ हो जाता है। तो ये संयोग हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो धमकी दे रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर इनको ऐसे गिरफ्तार आप लोग करते रहे तो नतीजे खतरनाक होंगे, इसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी। हरबख्श जी, एक कमेंट आपका, उसके बाद बिट्टा जी, फिर मैं आप बोल लीजिए पहले। त्रिवेदी जी, वो धमकी दे रही है, गंभीरता से लीजिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माखनलाल बिंद्रू हो गया, सुपिंदर कौर हो गया है, राकेश पंडिता, अजय पंडिता, वीरेंद्र पासवान, ये इतने नाम है त्रिवेदी जी, बहुत नाम है, सूची बहुत लंबी है। देखिए, इसीलिए 700 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गृह मंत्रालय ने जो सख्ती दिखाई है,
मैं एक बात कह रहा हूं कि उनको कितना खतरा और कितनी हकीकत नजर आ रही है। महबूबा ने ये बोला था ना कि कंधे को, भारत के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। और याद करिए 15 अगस्त का श्रीनगर की डल लेक के पास लाइन लगे हुए झंडों की वो तस्वीर दिखाई पड़ी कि नहीं। ये मुसीबत और उनको कष्ट नजर आ रहा है, समझ सकते हैं। चलिए, हाँ, इसीलिए बेगुनाहों के ऊपर अटैक करके ये खिसियाहट और बौखलाहट पे ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए हरबख्श जी, थोड़े आंसू बचाकर रखिए। अभी तो 7 मारे हैं, आज एक और मारा, अभी तो बहुत आतंकी मरने हैं। बोलिए आप हरबख्श जी, आप बोलिए। जब भी अमेरिका के लोग यहाँ आते हैं, जब परसों भी किलिंग्स हुई, तो आपके डिप्टी मिलिट्री एडवाइजर अमेरिका के यहाँ हमारे भारत में बैठे हुए थे और कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स हुई। जब बिल क्लिंटन यहाँ आए तो कश्मीर में सिविल किसको मानते हैं आप? में आज ये सिविलियन किसको मानते हैं आप? ये शमसुद्दीन सोफी सिविलियन है, मुख्तार शाह सिविलियन है, इम्तियाज अहमद डार सिविलियन है। हरबख्श जी बात करते हैं ना, ऐसे एक तरफा नहीं, चीखेंगे नहीं, आराम से। हरबख्श जी आपने बोला कश्मीर में सिविलियन किलिंग, आज एक आतंकवादी मारा गया शमसुद्दीन सोफी, इसको आप सिविलियन की श्रेणी में रखते हैं क्या? उसमें आप बताइए। हरबख्श जी आवाज आ रही है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका निंदन किया, उसने होम मिनिस्टर जो एमओएस है उसको ओहदे से उतारा, जिसके बेटे ने नेकते सिखों पे गाड़ियां चलाई। आपका वहां कोई पूछ नहीं रहा कहां जा रहे हैं यूपी, आप कश्मीर पर रह लीजिए ना। पहले जो आपका KRA आतंकियों को बचाने का उसको पूरा कर लीजिए, यूपी मत जाइए, उधर कार्रवाई हो रही है। चलिए हरबख्श जी 1 मिनट, मुझे बिट्टा जी के पास जाना है, मैं इस बिट्टा के पास। मेरा सवाल ये है, आपने बोला कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स हो रही है, मेरा सवाल ये है जो आज शमसुद्दीन सोफी आतंकवादी मारा गया, इसको आप सिविलियन के दायरे में रखते हैं? मुख्तार शाह आतंकवादी मारा गया, क्या ये सिविलियन था? इम्तियाज अहमद डार मारा गया, 7 आतंकवादी मारे गए, ये सिविलियन है ना? इनको आप सिविलियन मानते हैं? इस मुल्क के लिए जो हमने कुर्बानियां दी है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, और आज उसकी बेटी या उसकी पार्टी को आप गाली दे रहे हो, और 10 साल 4 साल बाद आतंकियों को गाली दे रहा हूं, मैं तो आतंकियों को गाली दे रहा हूं। शमसुद्दीन सोफी, मुख्तार शाह, इम्तियाज अहमद डार, ये 7 आतंकवादी जन्नू पहुंचा, आपको इतना दर्द हो रहा है। मैं तो यहां कह रहा हूं आपको, देखिए कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, आपको दर्द नहीं हुआ, सेना के 5 जवान शहीद हुए, आपको दर्द नहीं हुआ, इनको पकड़ा जा रहा है, आपको दर्द हो रहा है। कवर फायर दे रहे हैं आप आतंकवादियों को। एमएस बेट्टा, ये इस तरह के बयान क्या आतंकवादियों को कवर फायर हैं, हाँ या ना? बेट्टा साहब आप बोलिए। देखो अमन जी, हम किसी में नहीं बोले, लंबा सा बोले, अपनी बातें कही। अब हमारे बीच में कोई ना बोले, फिर अगर बोला फिर शुरुआत हो जाएगी आपकी डिस्कशन, कोई फायदा नहीं। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए आप बोलिए। 2 दिन पहले नगर में था, सुंदर कौर के घर में गया, उसके परिवार को मिला, वो डॉक्टर साहब जो शहीद हुए उसकी बेटी मिली, उसका परिवार मिला। क्या कसूर था जी उनका? आतंकवादियों के लिए तो सारे खड़े हो जाते, उनका क्या कसूर था? वो डॉक्टर साहब लाल किला के अंदर क्या था वहां पे? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति का इलाज करते थे। जो दवाई कहीं नहीं मिलती थी, रातों रात प्लेन से आती थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को दवाई देते थे। क्या उन्होंने कोई गलत काम किया? क्या सुखविंदर कौर का कसूर था? मुस्लिम बच्चे, हमारे बच्चे 15,000 रुपया फीस अपनी पॉकेट से, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे, वो भर्ती थी। ये सुखजिंदर कौर ने किया। देश की मानवता की सेवा की उसने। क्या किया उसके साथ? कौन खड़ा हुआ उसके साथ? क्या कहती है महबूबा मुफ्ती? जवान जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, क्या सुखविंदर कौर को कोई शहीद करेगा? क्या डॉक्टर को कोई शहीद करेगा? क्या रास्ते में जाते हुए कोई शहीद करेगा? क्या उसको गोलियों से भूनेंगे नहीं? क्या हाथ जोड़ेंगे आतंकवादियों के आगे? पूछना चाहता हूं। ये कहते तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, जगह जगह पे तिरंगा झंडा लहराया गया। कहते पाकिस्तान से बात करेंगे, किसान कहां से आ गए? ये यूपी का मुद्दा कहां से आ गया? अरे हम सिख हैं, गर्व है हमें, पर पहले हम भारतीय हैं। प्रथम राष्ट्र हमारे लिए, धरपकड़ कर रही है एजेंसियां कश्मीर में। मेरी बात सुनिए मामन जी, बीच में मत रखिए।
मैं सवाल पूछ छोटी रहा सी हूं, बात कहता धर्म की वजह से धरपकड़ कर रही है एजेंसियां वहां पर, ये सवाल है। मेरी बात सुनिए। हाँ जी। अरे सवाल इनको क्यों नहीं करेंगी? एक छोटी सी बात कहता हूँ, पुणे की एक ऑर्गेनाइजेशन, हम तो यहाँ टीवी में आके बोल देते हैं, उनका नाम है इंद्रानी फाउंडेशन, उनका नाम है धारीवाल फाउंडेशन। उनके 2 बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हुए कश्मीर के अंदर, बेलगांव के अंदर, कश्मीरी बच्चे, मुसलमान बच्चे हमारे, उनको शिक्षा देते हैं। 15 करोड़ रुपया लगा चुके हैं बच्चों के लिए, विकास के लिए, बच्चे आगे बढ़े। और ये लोग वहां बैठ करके आतंकवादियों की मदद करते हैं, आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं। कहे ये हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, कहे ये आतंकवाद के खिलाफ हैं। अरे बोलना बड़ा आसान होता। सरदार साहब, हम सरदार ही नहीं रहे। अगर सुखजिंदर कौर को उनको मारा गया, शहीद हुआ, अब भी हम उनकी मदद करते हैं। हम कौम के गद्दार हैं, हम देश के गद्दार हैं, हम देश के दुश्मन हैं। अरे सुखविंदर कौर को, इनोसेंट को शहीद कर दिया गया, आप वकालत करते हैं, आप महबूबा मुफ्ती की मुखालफत करते हैं। आप कहते हैं हीरो थे, मुफ्ती हीरो थे, अपनी बेटी को किडनैप करा लिया था, पार्टी धर्म बड़ा है, मुफ्ती उनके लिए पार्टी धर्म बड़ा है, करा लिया था उसने। वो आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनको बचाना जरूरी है। बल्कि मैंने तो उनको बताया कि इस्लामिक आतंकवादियों ने क्या, इंद्रानी फाउंडेशन मौत का कपट बांध करके, और आप लोग गंदी राजनीति करते हैं। मैं हमेशा आपकी इज्जत की, हमेशा चैनल पे इज्जत की, पर जो सुखजिंदर कौर के ऊपर आपका स्टैंड, कौम के ऊपर आपका स्टैंड सही नहीं है। आप कौम के नहीं है, आप कौम के गद्दार हैं। मुझे एक मिनट नहीं, देखिए उनकी मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी है, पार्टी में रहना है, तो आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलना, ठीक है। वो मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ बिट्टा जी, मैं इरफान हाफिज लोन त्रिवेदी जी आपके पास आऊंगा। हरबख्श जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आप तब बोलिए जब मैं आपसे सवाल पूछूं। हरबख्श जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरबख्श जी, सुपिंदर कौर के हत्यारों को क्या छोड़ दे सेना? इनको पकड़ना, धरपकड़ना, इनको जहन्नुम पहुंचाना जरूरी है, हाँ या ना? आप बात कीजिए कश्मीर की। हाँ बोलिए, आप बोलिए, हरबख्श जी आप बोलिए। बेटा जी आ रहा हूं। हाँ बताइए सर। सुपिंदर कौर के हत्यारों को क्या छोड़ दे सेना? आप गिरफ्तार कर रही है तो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार मत करिए, अगर गिरफ्तार करेंगे तो नतीजे खतरनाक होंगे। बोलिए आप। कत्ल किया है उसको फांसी होनी चाहिए, जो भी कातिल है, वो कोई भी है। आज तक में हमारी डिमांड रही है, जो निहत्ते कत्ल है, ये कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता, हम इसको कंडेम करते हैं। नहीं देता है, कहाँ नहीं देता? धर्म पूछकर मारा है। ये अच्छी बातें मत करा करिए। मजहब नहीं सिखाता, मजहब की वजह से मारा है, धर्म पूछकर मारा है, धर्म पूछकर मारा है, लाइन लगाकर, आईडी कार्ड देखकर, धर्म पूछकर, चुन कर मारा है। हरबख्श जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ आप नहीं बोल पा रहे हैं। माफी के साथ हरबख्श जी, हैरानगी है। इस्लामिक आतंकवादियों ने गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया था? शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक, गर्दन काट दी थी। वही इस्लामिक आतंकवादी, वही सोच है जिन्होंने सुपिंदर कौर की हत्या की है। आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपके लिए पार्टी का धर्म बड़ा हो गया। क्या कर रहे हैं आप हरबख्श जी? आप बोल रहे हैं उनको नहीं, उनको छोड़ दो, उनको छोड़। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर यही हुआ था क्या? किसानों को पंजाब के अंदर यही हुआ था, बच्चों से निकाल कर, ट्रेनों से निकाल करके हिंदू भाइयों को छोड़ दिया जाता था। हर बार बोलते हो और आप मजहब को बदनाम करते हो, मार दिया जाता था। हरबख्श जी माफी, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोल दिया मैंने। यकीन मानिए मुझे हैरानगी है, आप पीडीपी के प्रवक्ता होने से पहले हरबख्श जी, जो सुपिंदर कौर के साथ इस्लामिक आतंकवादियों ने किया है। आपकी जमीर नहीं है, आपकी जमीर मर चुकी है, आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप सिख भी नहीं है, आप कौम के गद्दार हैं। अरे हमारी बहन को मार दिया। मैं चैलेंज करता हूँ अमन जी, मैं चैलेंज करता हूँ आज आतंकवादियों को, अपने हथियारों के साथ, लखनजी हथियारों के साथ मुझे टाइम दे, मैं आऊंगा। कोई सरकारी गन में नहीं होगा, एक चलेगी फौज चलाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद का मजहब होता है, सही बात। चलिए ठीक है, हो गया। मैं सुधांशु त्रिवेदी और इरफान हाफिज लोना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बड़ा ही, त्रिवेदी जी, ये ना बहुत ही सूट करता है। जब आतंकी मारते हैं तो उनका धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता ना भाई, यही बताया जाता है।
जब इन आतंकवादियों को सेना पकड़ती है तो इनका धर्म याद आ जाता है कि एक धर्म विशेष की वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। त्रिवेदी जी, उसके बाद इरफान हाफिज लोन, पहले सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, दुख की बात यह है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मगर आतंकवादी का तुरंत मजहब होता है और उसको लेकर तुरंत सियासत शुरू कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती तो और भी गजब है, वो आतंकवाद नहीं अपराध में भी मजहब देख लेती हैं। अगर मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ लोगों को पकड़ लिया तो अगर एक व्यक्ति के का एक सरनेम दिख जाए तो उसके ऊपर वो ट्वीट करने लगती हैं। मगर यहां पर उसमें खान दिखते ही उनको तुरंत अलग प्रकार का अनुराग जागृत हो जाता है। और यहां पर बताइए, अब ये मैं कहना चाहूंगा, जो महबूबा जी की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि लखीमपुर में जो मारे गए वो तो किसान नहीं सिख हो गए, और यहां जो मारे गए वो सिख हैं, जवान नहीं है। वाह भाई वाह, यहां पर दिल में कोई दर्द नहीं हो रहा है और वहां पे सारा दर्द हो रहा है। इसलिए मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। और अमन जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज अगर कश्मीर है, मैं बिट्टा जी की बात का समर्थन करता हूं। आपको पता है यही अक्टूबर का महीना था, 27 अक्टूबर 1947, जब श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर भारत की सेना उतरी थी और उसने एयरपोर्ट को कंट्रोल में लेकर कबायलियों से बचाया था। कौन उतरा था? सिख रेजिमेंट के जवान उतरे थे डकोटा प्लेन से। सिखों ने उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका सिख रेजिमेंट ने निभाई थी इस कश्मीर को बचाने में। और दुख की बात है, हर वक्त जी सुनिए, सन 47 से पहले सिखों की सबसे बड़ी आबादी किस शहर में थी? लाहौर में। और देखते देखते 4 साल में गायब हो गए। 30-35% आबादी थी सिखों की लाहौर में, हिंदू सिख मिला के 2/3 थे, और 4 साल में मार दिए गए, खत्म कर दिए गए। और आपकी नेता कहती पाकिस्तान से बात करो। गजब है भाई, गजब है भाई। उसके बाद भी आप कह रहे हैं बड़ी भक्ति भाव की बात कर रहे हैं। लखीमपुर याद आ रहा, लाहौर क्यों नहीं याद आता भाई? चिटी सिंहपुरा के जो कातिल थे, जिन्होंने भी मारा 37 सिखों को, उनका कत्ल। आज सुपिंदर कौर के बारे में एसआईटी बिठाइए, दिखाइए। नहीं, एसआईटी क्या, आतंकियों को ठोक रही है सेना, और क्या चाहिए? चिट्टी सिंहपुरा की घटना कब हुई थी? चिट्टी सिंहपुरा की घटना कब हुई थी? सन 2000 में। उसके बाद कितनी बार आपकी सरकार रह चुकी है? क्या किया? खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। अरे अपनी सरकार में क्यों नहीं किया भाई? कैसे हुआ? अरे ये बताइए, आपकी सरकार 2000 के बाद कई बार रह चुकी है। और 100 बातों की बात बताऊं आपको अमन जी, देखिए, जब जाकिर मूसा ये ऐलानिया कहता है, यार बार-बार चलिए हरबख्श जी ऐसा करते हैं ना, आप बोलेंगे तो ओवरलैप होगा। हाँ वही, ऐसे नहीं अच्छा लगता। हरबख्श जी रुकिए, मैं आपको आतंकियों को बचाने का पूरा मौका दूंगा। मुझे पता आपकी पार्टी लाइन है, पूरा बचाइएगा। त्रिवेदी जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद हरबख्श जी आप बचाइएगा आतंकियों को। बोलिए आप त्रिवेदी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हाँ अभी ऑडियो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें एक पर्टिकुलर नजरिए से देखी जाएं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब नेशनलिज्म का इशू आता है तो आप देश के साथ खड़े हुए क्यों नजर नहीं आते? आप हमेशा कश्मीर को सेपरेटिस्ट करने वाली बात के ऊपर क्यों नजर आते हैं? हमने जब जाकिर मूसा एलानिया कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, आपके किसी नेता का बयान हो उसके खिलाफ तो बताइए। ISIS के झंडे दिखते हैं, कोई नेता का बयान हो उसके खिलाफ तो बताइए। जब मसर्रत आलम ये नारा लगाता था मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, उसके खिलाफ कोई बयान हो तो बताइए। उसके बाद आप आकर यहां भाषण देने लगते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और चिंता मत करिए, ये मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अमा मियां, हम लोगों की तरफ एक कहावत होती है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। बहुत दिन फाख्ते उड़ा लिए आप लोगों ने, और 2-3 परिवारों ने जिन्होंने कश्मीर पे राज किया। अब कश्मीर के हर आम को, हर आवाम को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिनसे उनको आज तक महरूम रखा गया था। इसीलिए कश्मीर बदल रहा है, और यही इस बात का प्रमाण है कि खिसियाहट और बौखलाहट में जाकर वो ये ज़र-रैयत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो कश्मीर में कुछ भी करने में सफल नहीं हुए। और पिछली सरकार में, एक लाइन और कह दूं साहब, पिछली सरकार में जानते क्या था? उनका जलवा और उनकी रेंज कहां तक थी? सिर्फ कश्मीर नहीं थी, पिछले 10 साल में कहां कहां धमाके होते थे? गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलुरु में धमाके, नागपुर में धमाके, जयपुर में धमाके, पटना में धमाके, गया में धमाके, लखनऊ में धमाके, बनारस में धमाके, दिल्ली में धमाके, चंडीगढ़ में धमाके। अब धमाके सिमट कर आ गए हैं कश्मीर के 3 जिलों में, और उसमें भी अब दम घुटने लगा है। इसलिए अब मासूमों पे करने लगे। चिंता मत करिए, हमारी सरकार उनको भी उनके इरफान हाफिज लोन अगर इनको छोड़ दिया, इरफान हाफिज लोन, ये जो धरपकड़ हो रही है संदिग्धों की, इरफान हाफिज लोन अगर इनको छोड़ दिया, यही आकर कल को कश्मीरियों को टारगेट करेंगे, फिर आप सुरक्षा बलों पर सवाल उठाएंगे।
यही तो मारते हैं ना कश्मीरियों को। आप तो कश्मीर की आवाज है मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा कश्मीरियों के पक्ष में आप ही बोलते हैं, तो ये तो कश्मीरियों को मार रहे हैं ना इरफान हाफिज लोग। अमन जी, जी। अमन जी, मुझे आपसे गुजारिश है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे आपने सुधांशु जी को बोलने दिया, 1 मिनट, चाहे मैं सही हूँ गलत हूँ, आप उससे सहमत है या नहीं है, आतंकियों की गोद में मत बैठिएगा, बाकी आप बोलिए। 1 मिनट आपका, मैं नहीं टोकूंगा आपको। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट आपका है, बस आतंकियों की गोद में मत बैठिएगा। सबसे पहले जो हरबख्श सिंह जी जो पीडीपी से बोल रहे थे, आपने उनकी बात को नहीं समझा। हरबख्श सिंह जी जब छठी सिंहपुरा की बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब बिल क्लिंटन आए थे छठी सिंहपुरा में जो नरसंहार हुआ था, तो आप जैसे एंकर और आप जैसे लोगों ने ये कहा था कि 5 आतंकियों को हमने मारा जिन्होंने इनका नरसंहार किया था। तो दूसरे दिन जब देखा गया कुछ समय के बाद, जिस लोगों ने प्रदर्शन किया वो भी मारे गए, लोग भी निर्दोष लोग, लेकिन जो 5 लोगों को अमन चोपड़ा जैसे लोगों ने कहा था कि हमने 5 आतंकियों को मारा जिन्होंने छठी सिंहपुरा नरसंहार किया, बाद में वो सिविलियन निकले। अच्छा। और मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, समझ गया। और उसमें कोर्ट मार्शल तो चल रहा है। आप शमसुद्दीन सोफी आतंकवादी को सिविलियन बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। मुख्तार शाह जो आतंकवादी 72 उरों के पास पहुंच गया जहन्नुम, इसको आप सिविलियन बता रहे हैं। तो आप लोग ना ये फर्जी नौटंकी और ये सहानुभूति परिवारों के प्रति ना दिखाइए, क्योंकि आप हत्यारों को बचा रहे हैं। इरफान हाफिज लोन आप बचा रहे हैं आतंकवादियों को, आप आतंकवादियों को बचा रहे हैं इरफान हाफिज लोन। मुझे बताइए, सुपिंदर कौर के हत्यारों को बचा रहे हैं, और आप बता रहे हैं, मुझे कहानी सुना रहे कि वो सिविलियन निकले। जिन आतंकवादियों को सेना ने मारा है वो सिविलियन निकलेंगे कल को। मुझे बताइए, क्या अडवाणी जी ने और वाजपेयी जी ने हुर्रियत से बात नहीं की? क्या वो बात की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो आज आतंकवादियों को मारा है, आप कह रहे हैं कल को सिविलियन निकलेंगे। कश्मीरियत में मसले का हल करेंगे। मैं बोलूं इरफान हाफिज लोन, आराम से बात करते हैं, सवाल सुनिए। इरफान हाफिज लोन, आप मुझे ये कह रहे हैं, इरफान हाफिज लोन 1 मिनट रुकिए, लोन साहब रुकिए 1 मिनट। आप मुझे कह रहे हैं जैसे छत्ती सिंहपुरा में हुआ, पहले मारा, बाद में पता लगा वो सिविलियन थे। ये जो शमसुद्दीन सोफी है आतंकवादी जैश का, जिसे त्राल में आज मारा, ये कल को सिविलियन निकलेगा। मुख्तार शाह आतंकवादी जिसने वीरेंद्र पासवान को मारा, ये कल को सिविलियन निकलेगा। इम्तियाज अहमद डार, ये कल को सिविलियन निकलेगा। हमारी भूमि को अपनी भूमि दिखा। तो फिर आप कह रहे हैं बुरहान वानी भी सिविलियन निकलेगा, हाफिज सईद भी सिविलियन निकलेगा, जकीउर रहमान लकवी भी सिविलियन निकलेगा, लश्कर तैयबा एनजीओ निकलेगा, लश्कर तैयबा एनजीओ निकलेगा, जमात दावा एनजीओ निकलेगा। आज कह रहे इनको रिहा करो, कल कहेंगे सम्मानित करो। बचाओ बचाओ, उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस है। अरबक जी भी इसे बीच में मत बोलिए, आ रहा हूं आपके पास। अरबक जी अब पूरा मौका दूंगा, वो भी आप ही की बैटिंग कर रहे हैं। आक्रमण कर रहा है, वहां से नेपाल हमारी धरती छीनने की कोशिश कर रहा है, निर्दोष लोग मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? एक जबान से शब्द नहीं निकलता, हिंदू हत्या हो रही है, हिंदू मर रहे हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकियों के मरने पर मातम मनाते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, आप आतंकियों के मरने पर मातम मना, ठीक है। मैं बिट्टा साहब आपके, आप त्रिवेदी जी आप जवाब देना चाह रहे थे, आप दे दीजिए, फिर हरबख्श जी आपके पास आऊंगा। इरफान हाफिज, पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर बिट्टा जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे थे, वो कह रहे जिनको आज आप मार रहे हैं ना आतंकी बताकर, वो कल को सिविलियन निकलेंगे। अमन जी, सिविलियन तो ये बहुत छोटी बात कह रहे हैं। अरे इनके लिए तो जो सर्वोच्च न्यायालय से सजा याफ्ता था, अफजल हालात का मारा था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था, इतना ही नहीं था, इशरत जहां तो बिहार की बेटी थी, हाफिज तो साहब था, ओसामा तो जी था। ये आप लोगों के लिए तो उनके लिए बड़े प्यार मोहब्बत है। अरे ये सारे लोग जो आतंकवाद में मुलव्विस हैं, आपके तो लगते जिगर और रश्के नजर हैं, ये सबको समझ में आता है जनाब। पर एक फैक्टर और बता दूं, जब छठी सिंहपुरा का जिक्र हुआ है अमन जी, एक फैक्ट बता दूं, ये जिस बिल क्लिंटन की विजिट की बात कर रहे हैं, ये भिंद्रावाड़ा का मेमोरियल सन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत आए थे,
तो उससे पहले जब भी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत आता था तो वो पाकिस्तान जरूर रुकता था, और जितने समय के लिए भारत में रुकता था उतने समय के लिए पाकिस्तान में रुकता था। बस बिल क्लिंटन सन 2000 में भारत आए, 5 दिन भारत रुके और केवल 5 घंटे के लिए पाकिस्तान में रुके थे, और बिल क्लिंटन के बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आया पाकिस्तान नहीं गया। बीजेपी ने पर्चा दायर किया। आखिर अरे छोड़िए भाई, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो छोड़िए, आपके दिल में क्या है भाई इरफान साहब? केसेस वापस लिए, बीच बीच में बोल रहे हैं। नहीं वो वहां आप नहीं बोलेंगे, बोलिए आप। एक लाइन आप बोल लो। त्रिवेदी जी आप, फिर बिट्टा जी और हरबराज जी। अभी लोन साहब आप ही कह रहे थे कि दूसरे में ना बोले, और आप ही कितना बोल रहे हैं। उनकी मजबूरी है, ठीक है, बोलिए त्रिवेदी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो इंस्पेक्टर अयूब पंडित, यस, लेफ्टिनेंट फैयाज और भारतीय सेना का जवान औरंगजेब जो आतंकवाद की गोलियों से मारा गया, कितने गए पीडीपी के नेता उनके घर पे? कितनों ने छाती पीटी, कितनों ने ट्वीट किया, बताइए। अरे हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान में भी आपको जो देशभक्त मुसलमान नजर आता है उसके लिए दिल नहीं धड़कता है, सिर्फ आतंकवादी और अपराधियों के लिए दिल धड़कता है। बस इस बात का हमें अफसोस है। एमएस बिट्टा, उसके बाद हरबख्श जी मैं कंक्लूडिंग कमेंट आपका लूंगा। एमएस बिट्टा जल्दी से हो गया। इरफान साहब लोन, एक मिनट रुकिए, सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, रुकिए। अमन जी मैं पहले भी कहा था बीच में कोई ना बोले, हम तो नहीं बोले। लोन जी ने कहा हमारे बीच में कोई ना बोले, हम तो नहीं बोले। बात फिर पूरी क्लियर करने देना। हाँ। टाइम तो पूरा दे नहीं पा रहे आप। नहीं, बोलिए। पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था क्या होता था? बसों से, ट्रेनों से निकाल करके जिस तरीके से सुखजिंदर कौर का शहीद किया गया, और वहां लिस्ट देखी गई कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, हिंदू थे या सिख थे, गोलियों से शहीद कर दिया। पंजाब में ऐसे ये खालिस्तानियों की बात करते हैं, ये बेगुनाहों के कातलों की बात करते हैं। क्या करते थे खालिस्तानी? इस मुल्क को तोड़ने वाले, खालिस्तान की बात करने वाले, हिंदू लोगों को लाइन में खड़ा करके कश्मीर की तरह जैसे स्कूल में किया गया, गोलियों से शहीद कर दिया जाता था, सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था। अरे मानवता कहते हैं, क्या कहते हैं? हम एक हैं? नहीं, सरदार है या मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, उसको पहले प्रथम राष्ट्र कहना होगा। अपनी अपनी पार्टियां आती जाती रहती हैं सरदार साहब। ठीक, मैं भी कांग्रेस पार्टी से पुराना जुड़ा हुआ हूं, पर बचपन से लेके आज तक राष्ट्र को प्रथम माना। अगर पार्टी ने गलत रास्ता बढ़ाया, उनके लिए तो पार्टी धर्म बड़ा है, अपने धर्म से बड़ा। मैं तो बार बार उनको ये समझा रहा हूँ। मुझे वाइंड अप करना है बेटा जी, बस 10 सेकंड्स और बोलिए, जो वाइंड अप करना है जल्दी से प्लीज। मेरे कहने का मतलब सरदार साहब को मैं कहना चाहता हूँ, सरदार साहब आप जिस पार्टी में जुड़े हैं उस पार्टी की नेता आतंकवादियों का समर्थन करती है। 4 सरदार हिंदुस्तानी पंजाब के गोलियों से शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ आपकी नेता बोलती है। एक छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, इरफान हाफिज, हरबख्श जी और एमएस बिट्टा साहब। माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, देश नहीं दुखने देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद भी आगे जा रही है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और अब बात करेंगे अंग्रेजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बने वीर सावरकर की। वो नाम जिसने जिनसे पूरी अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी, वो वीर सावरकर जिससे अंग्रेज इतना डरते थे कि उन्होंने वीर सावरकर को एक नहीं 2 उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2 उम्र कैद। वो सावरकर जिन्होंने 1857 के सैनिक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। वो सावरकर जिन्हें अंग्रेज बेहद खतरनाक आदमी मानते थे। खौफ का दूसरा नाम अंग्रेजों के लिए वो एक नाम वीर सावरकर। वो सावरकर जिनके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। यदि भारत इसी तरह सोया रहा तो मुझे डर है कि उसके 2 निष्ठावान पुत्र विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश हाथ से चले जाएंगे। लंदन में मुझे सावरकर से भेंट करने का सौभाग्य मिला, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सावरकर के लिए लिखा कि वो बहादुर हैं, चतुर हैं और देशभक्त, पेट्रोइट, देशभक्त क्रांतिकारी हैं। देखिए यंग इंडिया में महात्मा गांधी का ये लेख। वो सावरकर समझिए जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर योद्धा कहा था, भारत मां का महान सपूत कहा था। वो सावरकर जिनकी स्मृति में इंदिरा गांधी ने, आज कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं, डरपोक सावरकर कहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था वीर सावरकर को लेकर।
लेकिन आज आप ये अपने आप से सवाल पूछेंगे कि देश नहीं झुकने देंगे में हम वीर सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं। ये बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप सुने दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वीर सावरकर के बारे में क्या कहते थे। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। जी हाँ, सावरकर माने तिलमिलाहट। और तिलमिलाई हुई हैं पार्टियां। उस वक्त भी अंग्रेज खौफ खाते थे, वो साजिशें जो उनके खिलाफ उस वक्त हुई आज भी हो रही हैं। अटल जी वीर सावरकर को तप, त्याग, तेज, तर्क का प्रतीक मानते थे और सावरकर के तेज, तप, त्याग से ही भारत में कई लोग परेशान हैं। इस गैंग, इस गिरोह की परेशानी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से और बढ़ गई। दरअसल राजनाथ सिंह ने आज कहा कि महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को सलाह दी थी कि वो अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखें। मतलब ये सवाल बार बार उठाए जाते थे कि माफी मांगने वाले सावरकर वीर कैसे, लेकिन आज राजनाथ सिंह ने यह कहा कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को सलाह दी थी कि वो अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखे। वीर सावरकर पर राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर आज जबरदस्त सियासी बवाल खड़ा हो गया। सुन लीजिए एक बार। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। तो आज जबरदस्त बवाल हुआ, सियासी बवाल हुआ आज कल के बयान को लेकर। राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर के लिए जो बातें कही उसमें कहीं ये तथ्य छिपाया नहीं गया कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने याचिका लगाई थी। जी हां, मर्सी पिटीशन याचिका लगाई गई थी, लेकिन इस बयान के बाद इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह ने, सावरकर का सीरियल अपमान करने वाले गैंग ने राजनाथ सिंह को झूठा साबित करने की, झूठा बनाने की कोशिश की। कहा गया कि सावरकर ने तो 1911 में दया याचिका डाली और महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। सिर्फ इसी आधार पर वीर सावरकर से नफरत करने वाले इस गैंग ने राजनाथ सिंह को झूठा साबित करने की कोशिश की। लेकिन देश नहीं झुकने देंगे में हम आपको इस बात का पूरा सच बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 18 जनवरी 1920 को वीर सावरकर के भाई नारायण राव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी से अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए मदद और सलाह मांगी थी। इसके बाद 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने वीर सावरकर ने कोई हिंसा नहीं की थी और 1911 में उनके खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला चला, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। वीर सावरकर और उनके भाई ने यह कहा गया कि वो क्रांतिकारी विचारों को नहीं अपनाएंगे और समाज सुधार का रुख करेंगे, और छोड़े जाने के बाद दोनों भाई संवैधानिक रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो सोचिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में यह सब बिना वीर सावरकर की सहमति के लिए तो नहीं लिख दिया होगा। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिना सावरकर की मर्जी के ये लेख लिख सकते थे कि वो क्रांतिकारी विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और संवैधानिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? मतलब जो बात उन्होंने कही वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही। यानी सावरकर और महात्मा गांधी के रिश्तों का सच जाने बिना इतिहास के सुपारी किलर्स ने राजनाथ सिंह को झूठा बना दिया और सावरकर पर देश का कड़वा सच, जी हां कड़वा सच, इस खबर का कड़वा सच ये है कि वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए लगातार एक अभियान चलाया गया, क्योंकि उनकी विचारधारा हिंदुत्ववादी थी। कड़वा सच ये भी है कि सावरकर के बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर आएगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। कड़वा सच ये भी है
कि साजिश के तहत सावरकर के टू नेशन थ्योरी के लिए सावरकर को जिम्मेदार बताया गया कि टू नेशन थ्योरी तो सावरकर ने दी थी, लेकिन इतिहास के सुपारी किलर्स हमेशा ये बात छुपाते रहे कि सर सैयद अहमद खान भारत के टुकड़े टुकड़े कराने के लिए दो देशों के सिद्धांत को उन्होंने ही जन्म दिया था। और आपको बता दें, इस बात को लेकर आज जबरदस्त बवाल हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए और साथ ही ये सवाल बार बार उठाया गया आज इस चीज को लेकर कि क्या वाकई सावरकर ने माफी मांगी थी, और अगर मांगी थी तो राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया कि ये तो गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर ये माफी मांगी थी, जो मर्सी पिटीशन, दो याचिका लगाई गई थी छोड़े जाने को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सावरकर पर महात्मा गांधी ने क्या लिखा यह हमने आपको बताया, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है। जी हां, खबर ये देश नहीं झुकने देंगे। आप सवाल ये, अपने देश के जयघोष कुछ लोगों को परेशान क्यों करते हैं कि किसी विचारधारा जिसमें बच्चों में भारत माता के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, जिस भारत में सिखाया जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च, वहां भारत माता की जैसे भय का पाठ कैसे पढ़ा दिया गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां के एक इंटर कॉलेज में प्रार्थना के बाद भारत माता की जय के नारों को लेकर कुछ छात्रों में झगड़ा हुआ और कुछ मुस्लिम छात्रों ने एक छात्र की पिटाई कर दी, क्योंकि उसने विरोध जताया था कि आरोपी छात्र भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे। और अब सौबात की एक बात किशोर रजवानी के साथ।